जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी। काफी इंपोर्टेंट चल रहा है सीरीज, ठीक है। बिहार बोर्ड, ठीक है, ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है। और आज हम लोग पार्ट 2, कल जो पढ़े थे हम लोग पार्ट 1 वीडियो जो आप देखेंगे इसका भारत संसाधन एवं उपयोग, आज इसका जो है पार्ट 2 में आज क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है। आज दूसरा लेसन जो है समाप्त, पहला लेसन जो है समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट आज का सेशन, काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं बताऊंगा पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वहां से एग्जाम में देखने को मिलता है। इसीलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन काफी इंपोर्टेंट है। और साथ ही साथ आप लोग नोट्स और अपना जो है कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए और मेरे साथ जो है लिखते चलिएगा, ठीक है। और अपना नोट्स तैयार कीजिएगा, ठीक है। अगर नोट्स की जरूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके मोबाइल पे, ठीक है, या ग्रुप में नंबर जोड़ दूंगा, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का अपना लेक्चर, ठीक है। पार्ट 2 होगा, ठीक है। भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे, पर्यावरण क्या होते हैं, ठीक है, देख लिए थे। मानव सबसे बड़ा संसाधन है, ये भी पढ़ लिए थे। जिमरमैन के अनुसार संसाधन क्या होते हैं, ये भी आप हम लोग देख लिए थे। उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन देख लिए थे, उपयोगिता के आधार पर संसाधन देख लिए थे, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर विकास की, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको जो है यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं आप पढ़े हैं तो इससे पिछला वाला वीडियो पार्ट 1 जरूर जाकर देखिएगा, उसमें मैं काफी डिटेल से इन सभी चीजों के बारे में मैं बताया हूँ, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होता है। पहला होता है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन कहते हैं ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना है, अभी उपयोग किए नहीं है लेकिन भविष्य में उपयोग करने वाले हैं, तो ऐसे संसाधन को कहा जाता है संभाव्य संसाधन। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, अभी हिमालय क्षेत्र का खनिज हम लोग उपयोग नहीं किए हैं, लेकिन हो सकता है कि संभावना है कि आने वाले समय में उपयोग करेंगे, तो ये आपका जो है संभाव्य संसाधन कहलाएगा। राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएं। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सौर ऊर्जा की सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं कहाँ प्राप्त है, कहाँ असीम संभावनाएं सौर ऊर्जा की। तो ध्यान में रखिएगा, सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं कहाँ है, तो राजस्थान में है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पूछ लेगा पवन ऊर्जा की असीम संभावना कहाँ है, किस राज्य में है, तो आपको ध्यान में रखना है गुजरात। गुजरात में आपको ध्यान में रखना है कि गुजरात में पवन ऊर्जा की असीम संभावना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा जो संसाधन है वह है विकसित संसाधन। विकसित का मतलब जो विकास हो चुका है, ठीक है, जिसके लिए तकनीक का विकास हो चुका है, उसे विकसित संसाधन के रूप में देखते हैं, ठीक है। यानी ऐसे संसाधन जिसके लिए तकनीकी का विकास हो चुका है, यानी टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर दिया गया है, ठीक है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे असम हो गया, मुंबई हाई तथा गुजरात के तेल कूपों से, कूपों लिखा हुआ है, सिर्फ पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, तो इसलिए विकसित संसाधन कहलाएगा। असम में, मुंबई हाई में, गुजरात में, यहाँ से तेल कूपों से तेल निकाला जा रहा है, तो ये आपका विकसित संसाधन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला देखिए, तो तीसरा नंबर संसाधन देखिए जिसको कहते हैं भंडारित संसाधन। तो भंडारित संसाधन कहते हैं ऐसे संसाधन जिन्हें प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडार करके रखा गया है, ठीक है, उसे स्टोर करके रखा गया है, अभी तक यूज नहीं किया गया है, ठीक है, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी जो है नहीं बनाया गया है, विकसित नहीं किया गया है, तो ऐसे संसाधन को जो है भंडारित संसाधन कहते हैं। और चौथा जो है याद रखिएगा संचित कोष संसाधन। संचित कोष का मतलब है कि ये भी इसी से
रिलेटेड है, ठीक है, दोनों का मतलब ही सेम है। आपकी किताब में लिख भी दिया है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, देखिएगा। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। संचित कोश संसाधन कहते हैं ऐसे संसाधन जो तकनीकी के अभाव में वर्तमान में उपयोग न होता हो परंतु भविष्य में उपयोग करना संभव हो, उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। तो ये दोनों का मतलब ही सेम है, यानी ऐसे संसाधन जिसको अभी तो वर्तमान में तकनीकी के अभाव है तो नहीं उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में उपयोग करना चाहते हैं, भविष्य में उपयोग करना होगा तो करेंगे, तो इस तरह के संसाधन को संचित कोश संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आखिर आज का टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछता है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वीवीआई टॉपिक है, इसको देखिए। तो संसाधन नियोजन का मतलब होता है रिसोर्सेज प्लानिंग, इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब होता है, ठीक है, कि आप संसाधनों का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए संसाधन जो हमारे पास हैं, ठीक है, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर इसको हम बिना सोचे समझे ऐसा ही उपयोग करेंगे तो आने वाले कुछ ही समय में ये संसाधन हम यहाँ से यानी पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए इन संसाधनों को जो है, ठीक है, सोच समझ कर एक प्लान के तहत जो है हमें उपयोग करना है, ताकि हमारे जो पीढ़ी, जो अगला जो पीढ़ी है उसको भी जो है संसाधन जो है मिल सके। ठीक है, वह भी जो है संसाधन रहित न रहे, ठीक है, उनको भी संसाधन मिले। तो इसीलिए संसाधन का नियोजन जो है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि संसाधन नियोजन करना उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए संसाधन नियोजन का मतलब क्या है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है, यानी संसाधनों को सोच समझ कर धैर्य रख के उपयोग करना ही क्या संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए भारत में संसाधन नियोजन के कितनी प्रक्रियाएं हैं, कैसे आप प्लानिंग बनाइएगा संसाधन के, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सा तरीका अपनाइएगा, तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, और वह प्रक्रिया आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है कि संसाधन नियोजन की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। तो सबसे पहला है देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान करना है। आपको जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की क्या करना है, पहचान करना है कि कहाँ पे कौन सा संसाधन है। ठीक है, बिहार में कौन सा संसाधन है, झारखंड में कौन सा संसाधन है, आंध्र प्रदेश में कौन सा संसाधन है, ठीक है, गुजरात में कौन सा संसाधन है। तो सबसे पहले जो है आपको जो है अपने भारत के अंदर संसाधनों की पहचान करना है। दूसरा, संसाधन की मात्रा एवं गुणात्मक सतत का निर्धारण करना है, कि कितनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, कितना उसका गुण बढ़िया है या बढ़िया गुण नहीं है, ये भी देखना है। ठीक है, तीसरा आप कर सकते हैं विकास योजनाओं को चरणबद्ध रूप से तैयार करना है, चरण बाई चरण उसको तैयार करना है। और चौथा जो है तकनीकी का प्रयोग करना है, टेक्नोलॉजी से आप जो है संसाधनों को निकाल सकते हैं, तकनीकी का आप उपयोग कर सकते हैं। और पांचवा जो है काफी इंपोर्टेंट है, संसाधन आप कहीं से भी प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए जो है मजदूरों को जो है ट्रेनिंग देना है, क्या देना है, प्रशिक्षण, यानी उनको ट्रेन करना है। प्रशिक्षित मजदूरों को जो है आप संसाधनों के लिए जो है उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे ना। तो संसाधनों की स्थापना, इसके लिए आप क्या संस्था की स्थापना करना पड़ेगा आपको, तब जो है मजदूरों की बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे जो है माइनिंग में जाना है, खनन जहाँ होता है जहाँ से सोना निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, चांदी, यानी जितने भी खनिज निकाला जाता है धरती के नीचे से, कैसे पहाड़ के नीचे घुसना है, चाहे कैसे जो है गुफा के अंदर जाना है। ठीक है, तो इस तरह से उनको ट्रेनिंग देना है कि अगर वहां पर कोई आपदा आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाता है, तो उस समय उन लोगों को क्या करना है, तो इसके लिए जो है आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो संसाधन नियोजन समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला टॉपिक, अब देखिए भारत में, ठीक है, भारत में जो है सभी जगह संसाधन एक प्रकार, एक ही तरह का संसाधन सब जगह नहीं है। ठीक है, हर राज्य में अलग अलग प्रकार की संसाधन है। ठीक है, जैसे देखिए आप याद रखिएगा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में
कोयला सबसे ज्यादा निकलता है। तो कोयला का असीम जो कोयला का संसाधन जो है, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ से निकलता है? तो झारखंड से निकलता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा उसमें भी कोयला पूछेगा तो आपको निकालना, याद रखना है झारखंड, ठीक है। झारखंड से निकलता है, झारखंड के झरिया, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, ठीक है, इस तरह के जो वहाँ के जो है जिला है, ठीक है, वहां से कोयला निकलता है, ठीक है। तो कोयला कहाँ से निकलता है? तो आप याद रखिएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कोयला निकलता है। बिहार की बात किया जाए तो बिहार किस में आ गया? तो चूना पत्थर में और पाइराइट्स में आ गया है, ठीक है। तो बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट्स, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट्स। उसमें भी अगर बात किया जाए इन दोनों को, तो झारखंड और जो बिहार है, झारखंड और बिहार में सबसे ज्यादा भारत में जो खनिज निकाला जाता है, ठीक है, उसमें आपको ध्यान में रखना है वह है अभ्रक। सबसे ज्यादा जो है अभ्रक का उत्पादन जो है, अभ्रक निकाला जाता है तो वह बिहार से निकलता है, ठीक है। तो अभ्रक कहाँ से निकलता है? बिहार और झारखंड से, बिहार और झारखंड से, ठीक है। पहले बिहार में ही झारखंड था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया, ठीक है, अलग राज्य बन गया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की संभावना है, सबसे ज्यादा जल संसाधन अरुणाचल प्रदेश में। तो हर राज्य में अलग अलग संसाधन है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में पीछे बता दिए कि सौर ऊर्जा की संभावना है, गुजरात में पवन ऊर्जा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सौर ऊर्जा की संभावना कहाँ है? तो राजस्थान में पवन ऊर्जा की संभावना कहाँ है? गुजरात में, बिहार में चूना पत्थर की संभावना है, और झारखंड में कोयला की ज्यादा संभावना है, कोयला वहां से निकाला जाता है, ठीक है। तो हर राज्य में अलग अलग संसाधन है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है संसाधन, अगर कोई कहता है एक जगह है तो नहीं है, इसीलिए ये जो है आपको संसाधन नियोजन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए संसाधन संरक्षण क्या है। देखिए अगर हम लोग संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ ही समय में संसाधन समाप्त हो जाएगा, इसलिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, यानी सोच समझकर प्लान के तहत आप उपयोग कर रहे हैं तो उसको संसाधन संरक्षण कहेंगे, ठीक है। संसाधन संरक्षण हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है बाबू के बताओ कि किसने क्या कदम उठाया था। तो सबसे पहले याद रखिएगा मेधा पाटेकर, ठीक है, इन्होंने जो है नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। ये आगे देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नर्मदा बचाओ अभियान क्या है अभी फिलहाल में याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो मेधा पाटकर ने चलाया था, ठीक है। दूसरा है चिपको आंदोलन, लोग पेड़ से चिपक जाते थे, ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था चिपको आंदोलन। तीसरा है संदीप पांडे, संदीप पांडे के द्वारा चलाया गया था वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन संदीप पांडे के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है ये आपको, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, अब संसाधनों के संरक्षण हेतु उठाए गए अंतरराष्ट्रीय कदम। देखिए संसाधनों के लिए भी खाली भारत में ही कदम नहीं उठाया गया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी जो है इसका जो है कुछ उठाया गया कदम है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, क्लब ऑफ रोम का सम्मेलन का। तो ये 1968 में हुआ था रोम में। रोम कहाँ है? तो इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। तो वहाँ क्लब ऑफ रोम की बैठक हुई थी। ये क्वेश्चन पूछता है संसाधनों के लिए ये हुआ था, ठीक है। इसके संरक्षण पे ये जो है बैठक हुआ था, प्रथम सम्मेलन था ये, सबसे प्रथम सम्मेलन। इसको जो है क्लब ऑफ रोम यहाँ लिख देते हैं। प्रथम सम्मेलन कौन सा था अगर पूछ दिया तो क्लब ऑफ रोम प्रथम सम्मेलन क्लब ऑफ रोम याद रखना है 1968 में। दूसरा सम्मेलन होता है विश्व शिखर सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन
जून 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। ये ध्यान में रखना है कि विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जून 1972 में हुआ था, और यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और इसमें 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई, इसीलिए हर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है। तो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1972, जून 1972 में, और इसमें 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। अगला है एक व्यक्ति है शुमशेर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। ये पुस्तक पूछता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनका पुस्तक है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल शुमशेर का पुस्तक है, और ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1974 में हुआ था। और इसमें जो है किनके विचार प्रकाशित हुए थे, तो याद रखिएगा इसमें महात्मा गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए थे, इसमें गांधी जी के विचार छपे थे, ठीक है। और ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी जो है पर्यावरण से संबंधित है। ये किताब किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला किताब है लिमिट्स टू ग्रोथ, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। इसका प्रकाशन हुआ था 1972 में। ये भी किताब है लिमिट्स टू ग्रोथ, तो इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि कौन सा किताब कब छपा था, तो आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्लब ऑफ रोम की बैठक 1968 में, अगर आपसे पूछा जाएगा क्लब ऑफ रोम की बैठक बताइए 1968 में। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान में रखना है 5 जून को, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनका पुस्तक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल ध्यान में रखना है सुमेशर का किताब है। पूछेगा सवाल कि महात्मा गांधी के विचार किस पुस्तक में छपा था, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल में छपा था, ठीक है। लिमिट्स टू ग्रोथ किनका, ये किताब ये कब छपा था, तो 1972 में। लिमिट्स टू ग्रोथ कब छपा था, 1972 में, ठीक है, ध्यान में रखना है। और बहुत सारा काम किया गया था पर्यावरण संरक्षण हेतु, संसाधन के संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। ब्रंटलैंड कमीशन या ब्रंटलैंड आयोग कब बना था, तो ये 1987 में बना था, ये ध्यान में रखना है। ब्रंटलैंड आयोग कब बना था, 1987 में। और ये पूछता है कि ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो ये सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि सतत पोषणीय विकास क्या है, बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए तो ब्रंटलैंड आयोग जो है ध्यान में रखना है आपको कि ब्रंटलैंड आयोग यानी कहाँ कब छपा, ये कब आयोग हुआ था, ये तो ये 1987 में हुआ था, ठीक है। एक और किताब पूछता है हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर कब छपा था, तो 1987 में छपा था। ध्यान में रखना है कि हमारा साझा भविष्य 1987 में ये प्रकाशित हुआ था, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन, विश्व देखिए यहाँ पर देखिए कंफ्यूज हो जाइएगा नहीं तो, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में। अब पूछ देगा विश्व पर्यावरण सम्मेलन, तो 1987 में कनाडा में, कहाँ हुआ था, कनाडा में मॉन्ट्रियल नगर, याद रखिएगा मॉन्ट्रियल नगर में हुआ था। ये जगह का नाम है मॉन्ट्रियल नगर, वहीं पे हुआ था विश्व पर्यावरण सम्मेलन। इसको ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, यह ग्रीन हाउस से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस से संबंधित कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था, ध्यान में रखना है इसको, 1987 में, ठीक है। तो एक बार आपसे पूछते हैं, फटाफट बताइएगा, ठीक है, बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस बताइए फटाफट, आप लोग जहां से हैं वहां पे बोलिए, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है
कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है, 5 जून को, ठीक है। बताइए स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनका किताब है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनका किताब है? तो ये किनका किताब है स्मॉल इज ब्यूटीफुल? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बुक है ये आप ध्यान में रखिएगा शुमशेर का है। किनका है? शुमशेर का ये किताब है, ठीक है। सवाल पूछेगा विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था बताइए? तो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 में, जून 1972 में हुआ था, ठीक है। विश्व शिखर सम्मेलन ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। पूछेगा कि महात्मा गांधी के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित हुए थे? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। ये देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए और भी बहुत सारा काम हुआ, जिससे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में संसाधनों के संरक्षण के लिए जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1992 में हुआ था, 3 जून से 14 जून तक। मेन ये डेट पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। जगह पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में, ठीक है। तो रियो डी जेनेरो कहाँ है? तो ब्राजील में है। रियो डी जेनेरो कहाँ है? तो ये ब्राजील का एक शहर है, ठीक है, वहीं पे है, ठीक है, रियो डी जेनेरो, वहां हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में आपको ध्यान में रखना है 178 देशों ने भाग लिया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 देशों ने भाग लिया था। और यह सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 पर समझौता हुआ। एजेंडा 21, एजेंडा याद रखिएगा, एजेंडा 21 की बात प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में की गई। इसमें 21 कार्यों को रखा गया है। एजेंडा 21, एजेंडा 21, ठीक है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में ब्राजील में है, ठीक है। 178 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। और इसमें ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता 21 कार्यक्रम 21 पर समझौता हुए, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था, ध्यान में रखना है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था, 23 जून से 27 जून तक, 23 जून से 27 जून। देखिए 5 साल बाद हुआ, इसमें ये 5 साल बाद हुआ, ठीक है। 92 या 5 97, ये 5 साल बाद हुआ। तो इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, वहीं पर हुआ था, ठीक है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी जॉर्ज वाशिंगटन है और वहां न्यूयॉर्क में हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरा देखिए क्योटो सम्मेलन या क्योटो सम्मेलन 1997 में ही हुआ था, जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में हुआ था, ठीक है। इसमें 159 देशों ने भाग लिया था। देखिए क्योटो सम्मेलन और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, दोनों 1997 में ही हुआ था, लेकिन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। क्योटो सम्मेलन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि क्योटो सम्मेलन जो है किससे संबंधित है? तो यह मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो है क्योटो सम्मेलन को आयोजित किया गया था और इसमें 6 गैसों की कटौती पर सहमति बनी। 6 गैसों की कटौती पर सहमति बनी कि आपको 6 गैसों का यूज कम करना है अपने अपने देशों में, ठीक है। और इसमें 159 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम कीजिए, मीथेन का यूज कम कीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज कम कीजिए,
हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन HFC जिसको बोलते हैं HFC, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, मीथेन को CH4 बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O बोलते हैं। तो आपको जो है इन सभी गैसों पर कटौती हुई थी सल्फर हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये 6 गैसों पर जो है आपको ध्यान रखना है कि कटौती हुई थी क्योटो सम्मेलन में, और ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए अगला, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, इसे +10 सम्मेलन भी कहा जाता है। ये 10 साल बाद हुआ, फिर ये 10 साल बाद हुआ, इसे +10 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। जोहान्सबर्ग में हुआ और ये दक्षिण अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। और इसमें 150 धाराओं पर विस्तृत चर्चा की गई। 150 धाराओं पर विस्तृत चर्चा की गई। तो ध्यान में रखना है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ। प्रथम याद रखना है, प्रथम हुआ था आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। फिर द्वितीय हुआ, सेकेंड वाला जो हुआ, सेकेंड वाला यानी द्वितीय 1997 में। और तृतीय थर्ड पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 2002 में, ठीक है। तो आपको ये तीनों आपको जो है ध्यान में रखना है। 2002 में थर्ड पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, तीनों। और इसमें आपको याद रखना है, एक दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, ठीक है। और ये आपका कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर ये जो हुआ था तीसरा, ये 2002 में जोहान्सबर्ग में। ध्यान में रखना है, जोहान्सबर्ग एग्जाम में पूछ सकता है। जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में है ये जोहान्सबर्ग। और इसे +10 सम्मेलन भी कहा जाता है। एक और सम्मेलन हुआ था कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन, 2009 में हुआ था। अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन जिस तरह का सवाल अब बन रहा है तो उस हिसाब से लगता है कि आने वाले समय में पूछ दे। तो ये याद रखिएगा, कोपेनहेगन कहाँ है? तो डेनमार्क। डेनमार्क एक यूरोप का एक कंट्री है, ठीक है। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में हुआ था, कोपेनहेगन में ये हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारा चीजें आपको। अब आइए देखते हैं सतत पोषणीय विकास की अवधारणा, कि सतत पोषणीय विकास क्या है, ये पूछता है। तो देखो, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को बिना किसी नुकसान के भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर वर्तमान में उपयोग किया जाता है, सतत विकास कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हम, जैसे जल है, जल धरती पर निश्चित है, उतना ही है भौम जल। अभी जल संसाधन देखेंगे और हम उसमें से क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खर्चा कर रहे हैं। तो जल को उतना ही उपयोग कीजिए जितना आपकी जरूरत है, और आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर बचा रहे हैं तो वह कहलाएगा सतत विकास, ठीक है। तो सतत विकास क्या है? तो ऐसा विकास जिसमें जो है पर्यावरण को बिना किसी नुकसान के, ठीक है, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर वर्तमान में उपयोग होता है, तो उसे सतत विकास कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही आज का यही तक था, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नहीं है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आप जो है ऐसा ही जो है इस चैनल से जुड़ जाइए, और आपको पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी, ठीक है, आपको पूरा हिस्ट्री
पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सभी विषयों की तैयारी मैं स्वयं करवाने वाला हूं। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं है कि जो एग्जाम में छूट जाए, किसी माई का लाल नहीं है कि थोड़ा हिला दे इसको तनी, इसमें से कोई दूसरा टॉपिक जो मैं बता दूंगा अगर वहां से नहीं आया तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।